रामदेव भाई साहब, मैं आपके पास अब आ रहा हूं और एक वजह से आ रहा हूं। जो गुजरात की बात जैसे जयवंत जी कह रहे हैं और सारे पेपर भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो खुद इमरजेंसी में आप जेल में थे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा, आप किसी भी जगह दस्तावेज को पढ़ लीजिए, इंदिरा गांधी बिल्कुल सर्टेनिटी थी कि वो इलेक्शन जीत के वापस आ रही हैं। उनका शुरू हुआ था एस्टिमेट की 360 सीट, फिर वो 320 सीट, फिर वो अल्टीमेटली उनको था कि गिरते पड़ते हम 280 200 हम मेजोरिटी के क्रॉस कर लेंगे। और दूसरी तरफ से उस समय का जो विपक्ष था वो आप भी देखे थे कितना रैग टैग था, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जेपी नहीं होते तो ये लोग आते ही नहीं, आपस के इतने झगड़े थे। लेकिन जनता ने कहीं मन बनाया था और उस समय एक नहीं लग रहा था लोगों को कि शायद इंदिरा गांधी हार जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी को रायबरेली से राजनाथ जी ने हरा दिया, अमेठी से संजय गांधी हार गए। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि आज ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं। गुजरात में क्योंकि अलग अलग तरह के वो आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के एंट्री करने से रिजल्ट अजीब तरह के आएंगे। वो क्या अजीब हो सकता है, जैसा जयवंत भाई ने कहा कि उनके आ जाने से वोट स्प्लिट हो जाएंगे तो उनकी सीट बहुत बढ़ जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि वो उनकी सीट बढ़ेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस और वो मिलके भी कुछ सीट लाएंगे। एक तो गुजरात इलेक्शन पे आपसे इस बार इधर पहली बार बहुत दिनों बाद बात हो रही है तो उस पर एक आप अपना वो बता दें, और दूसरा अगर कुछ इलेक्शन इधर उधर होता है तो क्या जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का उसमें चर्निंग की फिर से बात हो सकती है? देखिए, गुजरात में क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या है, उसका मुझे बहुत अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं इतना सिर्फ कह सकता हूं कि अगर इलेक्शन परफॉर्मेंस पे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के परफॉर्मेंस पे होगा, तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें आ सकती हैं और आएंगी। लेकिन जो बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का जो सारा है, आप इधर देखिए जो तमाम बयान आ रहे हैं, जो बातें सारी हो रही, सारा वो फिर से कम्युनल पोलराइजेशन ही उनका सहारा है। और अगर कम्युनल पोलराइजेशन बना रहता है तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में कोई सेटबैक होगा, परफॉर्मेंस चाहे जितनी खराब हो। देखिए, आप याद कीजिए कि नोटबंदी के जमाने में इतनी प्रॉब्लम थी और उसके बाद लोगों ने कहा कि बड़ा नुकसान होगा, नहीं हुआ। तो लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था इतनी खराब है उसके बाद भी। तो ये सारा डिपेंड करता है, एक तो कि भाई वहाँ कम्युनल पोलराइजेशन जो कम्युनल कार्ड है बीजेपी का कितना चलता है या नहीं चलता है, एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वहाँ अमित शाह, एक देखिए अमित शाह बेसिकली एक मैनेजर हम कह सकते हैं उनको। अमित शाह इज नॉट ए लीडर। लीडर और मैनेजर, जो मुंशी मैनेजर होते हैं पार्टी में, उसमें फर्क होता है। वो बात अलग है कि वो जाते हैं रैली एड्रेस करते हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन बेसिकली वो मोदी जी के मैनेजर हैं। ज्यादा क्रूड लैंग्वेज में कहें तो हेंचमैन है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की जहां तक हम विकल्प की बात आती है करते हैं तो उसके लिए कुछ बहुत सारी दूसरी चीजें भी क्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन इस समय चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, जहां तक योगी जी का संदर्भ, मुझे लगता है कि सबकी भलाई और सबकी कोशिश यही होगी कि चुनाव किसी तरह जीतें। और इसीलिए तमाम हिचक के बावजूद, भले वो पर्सनली पसंद ना करते हों योगी जी को, अमित शाह भी और मोदी जी भी, लेकिन उनको ले जा रहे हैं प्रचार में। 5 दिन पहले भी ले गए, अभी भी ले जा रहे हैं और ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर चुनाव हार गए तब तो फिर सारा मोदी जी का याद कीजिए, आपने इमरजेंसी की बात की, मैं इमरजेंसी के पहले की बात करता हूँ। हवा तो तभी 12 जून से बनी जब गुजरात में उस समय कांग्रेस हार गई थी। तो अगर मोदी जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि भले ही वो योगी जी इसको पसंद ना करते हो या उनको कट टू साइज करना चाहते हो, अभी चुनाव में वो इस्तेमाल गुजरात में और सब जगह उनका करेंगे, हिमाचल भी ले जाएंगे। हाँ, ये बात फैक्ट है कि बिल्कुल, अगर आप यूपी के संदर्भ में देखें जो खबरें हैं कि जैसे चीफ सेक्रेटरी है, योगी जी की चॉइस का नहीं है, दिल्ली से उन्होंने भेज दिया। अभी योगी जी के जो सबसे प्रिय अफसर थे, प्रमुख सचिव गृह या अतिरिक्त जो एसीएस कहते हैं गृह, वो रिटायर हुए, उनका एक्सटेंशन चाहते थे योगी जी, नहीं हुआ आखिर तक, दिल्ली ने नहीं होने दिया, अमित शाह जी ने नहीं दिया।
तो वो योगी जी में और अमित शाह और मोदी जी में वो टसल चल रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी जो हैं वो मतलब मोदी जी को रिप्लेस कर दें। और देखिए एक चीज और भी है, मैं इसमें बहुत साफ होना चाहिए कि जो पावर पॉलिटिक्स में है तो सत्ता की लिप्सा अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं। सत्ता की लिप्सा होना और आगे बढ़ना तो ये तो बहुत बोनाफाइड चीज है। जिक्र आया अभी वाजपेयी जी का और आडवाणी जी का। अरे भाई वाजपेयी जी को ही हटा के आडवाणी जी बनना चाहते थे, मोदी जी का तो किस्सा बाद में आया था। पूरी तैयारी हो गई थी, संघ से भी हो गई थी, लेकिन वाजपेयी जी उनसे ज्यादा चतुर हैं। वही क्योंकि आडवाणी जी वो मुंशी मैनेजर ही थे, लीडर नहीं थे। वो भी बावजूद सबके बावजूद भाई वो नंबर 2 रहे, हमेशा उनके वो रहे। तो हुआ क्या कि अटल जी ने कह दिया न टायर्ड न रिटायर्ड, और बहुत दबाव पड़ा तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो आडवाणी जी का तो काम वाजपेयी जी ने ही मतलब लगा दिया था, बहुत कोशिश करे नहीं हो। तो ये 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 सब तो चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। हाँ, और जहां तक ये रूल की बात है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 75 साल के मोदी जी हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ना। 75 साल का रूल दूसरों को काटने के लिए है, खुद के लिए थोड़ा है। ये रूल तो जो बनाते हैं ये कोई कोई भारत के समय, अरे भाई जो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं तो वो ये छोटी मोटी बात के 75 साल क्या है भाई। वहां चीन में देखिए ना, वो अपना करता चला जा रहा है। तो मोदी जी क्या कोई वो शिपिंग से कम है क्या? 75 साल का रूल किसके लिए? और देखिए संघ भी, अब ये मानना कि साहब संघ कोई बड़ी चीज है, मोहन भागवत का वो कद नहीं है कि वो मोदी जी को कंट्रोल करे। प्रॉब्लम यही है कि मोदी जी संघ के भी कंट्रोल से बाहर हैं। तो और संघ में भी बड़ा करप्शन आ गया है, उनके पदाधिकारियों को पैसा चाहिए वो मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि संघ में कोई बड़ा नैतिक बल है कि वो जो है नहीं तो अगर संघ में इतना नैतिक बल होता तो परफॉर्मेंस देखते कि भाई गवर्नेंस कहाँ है, गुड गवर्नेंस देखते, उसके बेसिस पे होते। तो मुझे लगता है कि अभी अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो मोदी जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अगर बीजेपी वापस आती है, क्योंकि चुनाव में हम जनता के बिहाफ पे कह नहीं सकते कि निश्चित ही आएगी, मैं तो कम से कम ये रिस्क नहीं लूंगा। तो अभी फिर से अगर वापस बीजेपी आती है तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और योगी जी को फिक्स करने के तमाम चालें चल रही हैं। और आपको पता है कि जो गडकरी साहब हैं, दोबारा अध्यक्ष बनना था तो कैसे उनकी फाइल खुल गई थी और दुनिया भर का, और वो दोबारा बेचारे अध्यक्ष नहीं बन पाए पार्टी के। तो ये सब सत्ता के जो खेल हैं वो बड़े विकट और निराले होते हैं, और हमको मोदी जी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो योगी जी का जहां इस्तेमाल करना है करेंगे, और इसके बावजूद उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो उनके उत्तराधिकारी न बने। क्योंकि मोदी जी के जिसको कहते हैं ना कि इतनी सारी चीजें हैं उनके इतिहास में, और सब लेके गुजरात के चीफ मिनिस्टर से, तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति बने उनके बाद भी, हटने के बाद भी, कि उनकी तमाम जो जिसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़े। तो वो ठीक है, उनकी वो तो चाहेंगे ही कि भाई। लेकिन ये भी अभी मैं कहीं देख रहा था कि अभी जब आनंदी पटेल जी के बाद चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई थी तो अमित शाह चाहते थे चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन नहीं जाने दिया उन्होंने। तो देखिए मोदी जी के काम करने का तरीका और ताकत और है। और दूसरे, इस समय राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं आनंद जी कारपोरेट हाउसेस, और कारपोरेट हाउसेस की चॉइस जो है मोदी जी ही हैं। योगी जी वहां जरा कमजोर पड़ जाते हैं। मोदी जी इसलिए भी लीडर बने थे, इनको पार्टी ने कहा था कि भाई फंड कौन लाएगा चुनाव लड़ने के लिए, 10,000 20,000 करोड़। तो जो बड़ा फंड मैनेजर होता है ना, तो वो कारपोरेट की चॉइस भी हमें देखना चाहिए कि कौन होगा। और शायद अभी योगी जी के साथ कारपोरेट्स का उतना जो है वो सारगांठ नहीं है अभी। और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बिल्कुल अलग अलग है। योगी जी जब हिंदू समाज की बात करते रहते हैं तो वो अल्पसंख्यकों के बारे में काफी हार्श वर्ड से बोलते हैं, मतलब एक ढंग उनका स्टाइल है कहने की। लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा है कि वो व्यक्तिगत उस पे जनरली, हम ये कहेंगे जनरली हम बोल रहे हैं, वो आरोप व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं।
जबकि मोदी जी और अमित शाह का बिल्कुल दूसरा है। उनका व्यक्तिगत आरोप ही लगा, मतलब व्यक्तिगत बातों को ही कहना, भाषा पे कोई संयम नहीं, बड़ी पद पे रहने के बाद भी छोटी बातें कहना, वो दोनों का एक फर्क फर्क स्टाइल होती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं जो मैं समझता हूं कि, और मैं हूं चाहे आप हूं, हम सब लोगों को, भाई हम लोग सेकुलर उसको मानते हैं, हम लोगों को ये खराब लगता है कि अल्पसंख्यकों के बारे में अगर इन लोग इस तरह की बात करें, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो। लेकिन व्यक्तिगत हमले इंडिविजुअल के ऊपर योगी जी नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई आज नहीं, पांच, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और जनता भी ये देख रही है, तो कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है, अब हम लोग बार बार एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं विद इन बीजेपी के, तो उसमें योगी जी ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे एज कंपेयर टू अमित शाह, या अमित शाह चूंकि उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है और सबको उन्होंने इलेक्शन लड़ाया है, कितने लोगों को एमपी एमएलए बनाया है, तो उनकी पकड़ ज्यादा होगी? हाँ, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि अमित शाह से तुलना योगी जी की, वो किस संदर्भ में, वो दोनों अलग अलग पार्टी में तो है नहीं, एक ही पार्टी में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अमित शाह बनाम योगी का जनता के संदर्भ में आएगा। वो तो अगर कुछ आता है तो वो उनके पार्टी के अंदर जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें आ सकता है कि भाई मोदी जी के बाद अमित शाह को लाया जाए या योगी जी को लाया जाए। दूसरे, हमको ये भी याद रखना चाहिए कि भाई योगी जी उत्तर प्रदेश से हैं और मोदी जी भी तमाम पॉपुलर होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनना था तो यूपी ही आए हैं, वो बनारस से आए हैं चुनाव लड़ने। काहे नहीं गुजरात से ही लड़के बन गए। तो यूपी का जो लीडर है कोई भी हो तो उसका अपने आप में एक अलग वेट होता है, एक अलग उसका मतलब उसका एक क्लाउड होता है अलग से। और ये तो हम लोगों को ये भी पता है कि भाई ये जो टसल चल रही है अमित शाह जी के और योगी जी के बीच में, अगर हम मोदी जी को ना भी कहें, हालांकि अमित शाह जो भी करते हैं वो मोदी जी के ही बिहाफ पे करते हैं, तो योगी जी को भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है पार्टी में, जो अंदर से मोदी जी को किसी वजह से पसंद नहीं करते, और उसमें नागपुर के लोग भी हैं। तो ये तो शतरंज की चाल है, उसका होता है, उसका जनता से मुझे कोई वो नहीं लगता। और जनता के बीच में देखिए योगी जी का एक चीज तो है, आम तौर पे बात करें हम लोग, देखिए हम लोगों का एक कह सकते हैं कि हम लोगों का क्राइटेरिया दूसरा है, शायद देखने का नजरिया दूसरा है। हम लोग कहते हैं कि भाई ये लीगल है कि नहीं लीगल है, ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बुलडोजर चला दिया, किसी घर तोड़ दिया, किसी को पकड़ के मरवा दिया, कुछ कर दिया, जेल भेज दिया, आजम खां पे इतने मुकदमे ठोक दिए बीमारी के बावजूद। लेकिन एक वर्ग है जो जिसको अच्छा लगता है, वो स्टाइल भी मतलब एक वर्ग को अच्छी लगती है। तो लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की बनने की आकांक्षा है तो मुझे लगता है अभी योगी जी को अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। वो तरीका प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो सकता। जी, नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि ये इसका अंत नहीं है। मैं रामदत्त जी आपसे टिप्पणी, लेकिन सरकार ने पहली बार, सरकारें बेईमान नहीं होती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था इसी उस पे कि उन्होंने कुछ कुछ 25 तारीख को उनका वो इस्तीफा मंजूर था, 15 से चले गए तो कुछ जीपी यूज कर ली थी। कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल तो सब चीजों का वो है, ठीक है। रामदत्त जी, मैं ये पूछ रहा था, जो हमारे वो कह रहे हैं कि विपक्ष इस उपचुनाव को बिल्कुल छोड़ देता है कि छोड़ दो, क्या उस पर मेहनत करना। ये भी एक समय नहीं होता है जहां पे इस पे ठीक से काम किया जाए और विपक्ष की कम से कम एकता ही को मजबूत कर लिया जाए? हाँ, मेरे ख्याल से हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी याद कीजिए कि कुछ साल पहले गोरखपुर और मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर 2 जगह बीजेपी हार गई थी। कितना हल्ला हुआ था। तो और ये बात सही है कि पहले जो सरकारें होती, चूंकि उपचुनाव से कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तो पहले सरकारें, देखिए आप नेहरू जी के जमाने की आज मत करिए, तो वो लोग नेहरू जी को तो कोई इस बात पे कोई मुझे लगता है कि शायद ऐतराज भी नहीं होगा कि भाई चलो आचार्य नरेंद्र देव भी आ जाएं, लोहिया भी आ जाएं, फलाने आ जाए। उनको तो भाई वो दूसरे मिजाज के लोग थे कि चलो पार्लियामेंट में डिबेट अच्छी होगी, कोई सरकार तो गिरनी विरनी नहीं थी।
अब बिल्कुल माहौल बदल गया है और जनता पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई गोरखपुर और मुजफ्फरनगर हार भी चुके हैं, तो ये चलता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि अब लोगों में एक अलग फीलिंग आ गई कि यार सरकार वाले को वोट दे दो तो हमारे काम हो जाएँगे। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो तो विपक्षी जो विधायक हैं उनके यहाँ काम नहीं होने देते, सड़क का काम नहीं होने देते और बहुत सारे काम नहीं होने देते हैं छोटे-छोटे। तो अब कभी-कभी जनता को भी लगता है कि भई चलो रूलिंग पार्टी वाले को ही दे दो तो भई कुछ काम हो जाएँगे। लेकिन हर हमेशा एक जैसा कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह का हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो। जब जनता ज़्यादा जैसा अगर नाराज़गी है तो दूसरी बात हो जाती है। जहाँ तक मैनपुरी और रामपुर दोनों हैं, देखिए ये दोनों में कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, जो कांग्रेस की बात आई। दोनों में जो स्टेक है वो समाजवादी पार्टी का है। मैनपुरी में ज़्यादा बड़ा स्टेक है। और आप इसीलिए देखिए कि अखिलेश यादव के अपने व्यवहार में कितना फ़र्क है। जहाँ वो उन्होंने शिवपाल यादव पार्टी के होते हुए भी उन्होंने उनको मीटिंग में नहीं बुलाया, कह दिया कि आप वो उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी चलाएँ। लेकिन उन्होंने उनको पता है अखिलेश यादव को कि मैनपुरी हारने या जीतने का क्या मतलब होता है। तो इसलिए वो वहाँ लगे हुए हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि रामपुर में आज़म खां अकेले पड़ जाए और उनको दिक्कत हो जाए, क्योंकि जो अखिलेश यादव की तो सारी प्रायोरिटी जो है अखिलेश जी की ज़ाहिर है कि वो मैनपुरी होगी। और ये छोटे लोग शामिल हो जाते हैं, सही कहा ब्रजेश सिंह जी ने कि कई बार कुछ लोगों पे ज़बरदस्ती दबाव डाल के या ब्लैकमेल करके कि भई जेल चले जाएँगे, तो आदमी मतलब उसके लिए भी पार्टी रूलिंग पार्टी जॉइन करता है। उससे कोई ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से एक अगर आज़म खां के एक किसी साथी ने कर लिया तो उससे सारे मुसलमान उधर हो जाएँगे। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की जो काम करने का तरीका है और पॉलिसीज़ हैं, तो बात मुस्लिम नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो संविधान और रूल ऑफ लॉ को पसंद करता है वो उसके रिजर्वेशंस हैं और वो रहेंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी चूँकि रिसीविंग एंड पे है सबसे ज़्यादा, एज़ ए कम्युनिटी उनको प्रॉब्लम टारगेट किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि उनका रुख जो है वो एज़ ए कम्युनिटी तो फ्रेंडली नहीं हो सकता। जी, जी, जी। मैं लेकिन रामदत्त जी, मैं जैसा ऑब्जर्व कर रहा हूं, खास करके अखिलेश जी की बात को कर लूं, वो उनकी पत्नी लड़ रही है तो उनको सब ये याद आ गया, उनको चाचा भी याद आ गए हैं, पैर छूना भी याद आ गया है। अभी नहीं, भाई लड़ रहा था आजमगढ़ में, तब अपनी सीट पे वो आदमी नहीं गया था भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपनी सिटिंग एमपी थे वहां से, तब उनको याद नहीं पड़ा था जाने का। अब चूंकि घर में घुसने नहीं दिए जाएंगे तो वो चाचा के यहाँ भी चले जा रहे हैं, नहीं चाचा का तो पैर भी छू। एक बात और भी कर लें, क्या जी, ज़रूरी था कि अपनी पत्नी को ही लड़ाते? ये भी तो एक सवाल बहुत ही है। खराब डिसीजन, बहुत ही खराब डिसीजन। हम और तो आज हम जैसे वो जो उनके लिए, हम तो हमारे तो नहीं कहते, इनके लिए भी यही शुरू हो जाएगा। इनको अपने घर के बाहर कोई आदमी दिखता ही नहीं है जिसके भाई ऊपर ये देखिए, विश्वास कर पाए। आज भी जो अखबारों में तस्वीर छपी सैपई से, तो भाई उसमें शिवपाल हैं, रामगोपाल हैं, अखिलेश जी हैं। अरे भाई, पार्टी बड़ी चीज़ होती है, परिवार। देखिए, मुलायम सिंह जी भी सब कुछ करने के बावजूद देखिए वो सत्ता में तभी आए थे, समाजवादी पार्टी बढ़ी तभी थी जब उसमें रामशरण दास भी थे, रमाशंकर कौशिक भी थे, रेवती रमन सिंह भी थे, आजम खां भी थे और मतलब जनेश्वर मिश्रा भी थे, हर तरह के लोग थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो डिम्पल जी जीत भी जाएंगी तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी को कोई बहुत ताकत मिलेगी। उनको ये सब भी सोचना चाहिए। वहां आखिर क्यों रघुराज जो शाह के साहब है, देखिए पहले समाजवादी पार्टी क्या करती कि वहां यादव के साथ साथ जो है वो शाह के हैं, लोधी हैं, काची हैं, कुर्मी हैं, सबको लेके चलते थे। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए सोचना चाहिए कि ये मतलब आप ही की फैमिली में सब कुछ रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, अगर मैं ऐसी बात चल रही है इसलिए मैं चर्चा के लिए कह दूं, ये मेरे हिसाब से ज्यादा इनको अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की बात थी, आजम खान साहब जो एमपी हारा है उनके यहां से, उसी को फिर से लड़ा रहे हैं, एमएलए भी उसी को दिए हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं लड़ा दिए भाई मैनपुरी से? जीतते तो आपकी वाहवाही, हारते तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सब तू आपका तो कुछ जाता ही नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं जाने लायक भी नहीं रह जाते, सब कहते हैं अरे बड़ा गलत आदमी है, देखो नहीं नहीं अखिलेश। नहीं, रामपुर में भी लोधी बिरादरी अच्छी खासी है। मतलब आप अगर बड़ी पॉलिटिक्स के वो देखिए तो हाँ, आजम खां के लिए भी कोई जरूरी थोड़ा था कि उन्हीं को लड़ाते। तो ये सब ये पता नहीं क्या होता है कि जब नेता हो जाता है तो वो मेरा आदमी तेरा आदमी उसी में फंस जाता अपना भी एक रामदत्त भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है जो शकील साहब आप भी कह रहे हैं कि वो शरद पवार साहब नहीं आए या वो नहीं आए,
लेकिन वो शिष्टाचार उन्होंने निभाया। उन्होंने अपने आदित्य ठाकरे आए और सुप्रिया सूले भी उनके साथ एक एक दिन चली। लेकिन जैसे कांग्रेस को हर जगह लगता है ना कि उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया। आप मुझे ये बताएं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन ओपन छोड़ के चला जा रहा हूं, यहां पे 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस का कोई स्टेक पे नहीं है। क्या एक तरफ से कांग्रेस ने आग्रह किया भाई प्रियंका गांधी आके एक एक मीटिंग एड्रेस कर देंगे? आप हरदम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे ही करेंगे? अरे भाई, आप अपनी तरफ से भी तो कभी कह सकते थे कि मैं आना चाहती हूँ, सार्वजनिक बयान देती। मुझे तो लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी करती हैं आप, वहीं से बयान देती कि भाई मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, अखिलेश जी जब बताइए तब मैं एक बार रामपुर और एक बार वहां मीटिंग करने आया। आप जब सार्वजनिक बयान दे तो अखिलेश ना भी बुलाना चाहें तो बुलाना पड़े और साफ हो जाए कि अखिलेश आपके साथ चलना चाह रहे हैं कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बड़ी पार्टी हैं, आपको ज्यादा लोगों को साथ लेके चलना है, तो आपको भी बड़ा दिल करना पड़ेगा। हरदम ये सोचना कि वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं, अरे भाई आदित्य ठाकरे आ गए, सुप्रिया सूले आ गई, यही समझिए। उनको वहां की पॉलिटिक्स करनी है। देखिए एक चीज शकील साहब, एक और ग्राउंड रियलिटी समझिए। कांग्रेस को महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के साथ पॉलिटिक्स करनी है। शिवसेना और एनसीपी का कांग्रेस महाराष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है, तो अपनी जमीन कैसे छोड़ेगा कोई भाई? वो अभी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, यही मानिए, ठीक है। उन्होंने सांकेतिक रूप से अपने जो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं जो चल सकते थे उनको भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई विरोध नहीं था, टैक्टिकली इतना इतना कर दिया, यही बात था। खैर, ये जैसे रामनाथ भाई साहब ने कहा है, इस पे भी एक अलग से चर्चा जरूर हम लोग करेंगे कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रामनाथ भाई साहब, जो राहुल गांधी बार बार कह रहा है ना कि विचारधारा की लड़ाई है, विचार वो, और उन्होंने सावरकर के पे कहने की हिम्मत तो की ना। बहुत से लोग, अब ज्यादातर लोग कह रहे हैं गलत किया, गलत किया। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। ये सब थोड़ा ही है कि सावरकर को अभी बोलेंगे और कभी नहीं बोलेंगे। रामदेव भाई साहब कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल सावरकर जी के बारे में जो आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही, आ रही, आ रही। सावरकर जी के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा है वो तो एक फैक्चुअल बात है, क्योंकि सावरकर जी के जीवन के कई पहलू है। प्रारंभिक लंदन में थे तो दूसरा था, अंडमान में शुरू में दूसरा था, जेल से छूटने के लिए उन्होंने बहुत सारा किया तो दूसरा था, जेल से छूटे तो फिर अंग्रेजों से पेंशन लिया, बंगला लिया, वो दूसरा था। तो वो ठीक है, वो एक फैक्चुअल बात है, लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे उसको कहना चाहिए। लेकिन लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी एक विकल्प, एक वैकल्पिक राजनीति। आखिर गांधी जी ने भी हिंद स्वराज 1909 में लिख दिया था ना कि भाई देश के लोगों का आप यात्रा चलो ठीक है, लेकिन जो समस्याएं हैं देश की, जो आज आज जो जिस तरह से पूंजी हावी हो रही है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस तरह से सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पूंजीपतियों के कब्जे में जा रहे हैं, कारपोरेट। तो अब राहुल गांधी इतने दिन पॉलिटिक्स करते हो गए, आरोप की खाली वो मतलब मोदी जी खराब है, अच्छी बात है, मोदी जी खराब है इसलिए आपको हम ले आए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है। आप क्या देंगे, आपका क्या विजन है, आप भी तो बताओ। ठीक है,